तुम अपने कपड़े बदल सकती हो, बहुत भारी हैं, परेशानी हो रही होगी। कमरे में आकर उसने पहला जुल्मा यही बोला और अपने कपड़े बदलने चला गया। वो ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठी अपने गहने उतार रही थी जब वो सफ़ेद पजामा कुर्ता पहनकर बाथरूम से बाहर निकला। उनके हाथ अपने बालों से पिन निकालने में व्यस्त थे जो उसकी सहेलियों और भाभियों ने बेवजह लगा दिया था। ज़बरदस्ती की इतनी पिन कौन लगाता है जिनकी ज़रूरत भी ना हो। देखना, जीजू के हाथ दर्द करने लग जाएंगे। इनको निकालते निकालते ढूंढ ढूंढ कर निकालनी पड़ेंगी कहाँ कहाँ लगाई है। सच में उसके हाथ दर्द करने लगे थे। बाल खिंच रहे थे वो अलग। इतने जेवर, इतनी सारी चूड़ियाँ और पैरों में भारी सी पायल, ऊपर से भारी भरकम लहंगा। क्या क्या उतारे, कैसे करे, समझ ही नहीं आया। उन्होंने कितने हसीन सपने दिखाए थे इस रात के लिए। वो सब कहाँ खो गए। उसका ख्वाब महज पानी का बुलबुला साबित हुआ जो पल भर में फूट गया। आँखों के सामने धुंध की चादर हटी तो वहाँ कुछ धुंधला नहीं था, सब साफ साफ नजर आ रहा था। उसकी आँखों में खारा पानी जमा हो गया। अब उसे अपना अक्स भी आईने में धुंधला दिखाई दे रहा था। कांपते हाथों को उठाया और झटके से उन्हें पोंछ डाला, कहीं वो देख ना ले। तरह तरह के सवालों का कैसे सामना करेगी। क्यों रो रही थी, क्या वजह थी। पहले ही दिन उनका रिश्ता सवालों के घेरे में आ जाएगा। अपनी तरफ से शुरुआत उसे अच्छी ही करनी थी। उसका इतना रूखा व्यवहार देखकर मन पर बोझ आ गया। अभी थोड़ी देर पहले उसकी शादी का जोड़ा जो उसे मनमोहक लग रहा था, उसे पहनकर खुशियों से भर उठी थी। उसका भार पहाड़ की तरह लगने लगा था। उसके शरीर से लिपटे जेवर उसे सांपों की तरह लग रहे थे, मानो उसे बेवजह इनमें जकड़ा गया हो। साज श्रृंगार का पति के प्यार बिना कोई मोल नहीं, ये उसे समझ आ रहा था। प्रेम ही सबसे खूबसूरत गहना है और वही उसे नहीं मिल रहा। शादी के पहले ही दिन आधे घंटे की मशक्क़त के बाद उसने आधे घंटे की मशक्क़त के बाद उसने इन ताम झाम से खुद को आज़ाद किया और कपड़े बदलने के लिए उठ खड़ी हुई। सुनो, ये चूड़ियाँ भी उतार दो, बहुत शोर कर रही हैं। उसने एक बार अपने हाथों को देखा और वापस बैठकर चूड़ियाँ निकालने लगी। खाली हाथ अच्छे नहीं होते शादीशुदा औरत के लिए, वो भी जब नई नई सुहागन हो। उसने एक एक चूड़ी अपने हाथों में रहने दी। आखिरी उसके सुहाग की निशानियाँ थी। अब वो कपड़े बदल देगी। उठकर जाने लगी तो पायल ने शोर किया, प्लीज़ इन्हें भी निकाल दो, मुझे शोर शराबे में नींद नहीं आती। सोने के लिए पिन ड्रॉप साइलेंस की ज़रूरत लगती है। एक बार फिर ड्रेसिंग टेबल के आगे रखी मुड्ढे पर बैठी, पैर पर पैर रखकर झुकते हुए पायल निकालने लगी। आंखें फिर आंसुओं से भर उठी। न जाने क्यों उसे बहुत बुरा लग रहा था। क्या क्या कह रही थी भाभियाँ, क्या क्या होगा और क्या हो रहा है। एक भी बात उनके कहे अनुसार नहीं थी। वहाँ का नज़ारा बिल्कुल उनकी बातों के विपरीत था। क्यों, क्या वो मुझे पसंद नहीं करते। शादी तो रजामंदी से हुई होगी। इतना बड़ा ख़ानदान, इतना बड़ा घर और इतना रुतबा है इनका। इकलौते बेटे हैं, कोई क्यों उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर ज़बरदस्ती उनकी शादी कराएगा। मन में विचारों का सागर उमड़ रहा था। जवाब एक का भी नहीं। पूछे भी तो आखिर किससे। जैसे तैसे सब निकाल कर खुद को उन कपड़ों से आज़ाद करवाया और आसमानी रंग का सूट पहने बाहर आई, जो उसके गोरे गोरे मुखड़े को और निखार रहा था। आंखों में थोड़ी नमी थी और चेहरे पे थोड़ी सी मायूसी। कमरा फूलों से लबालब भरा हुआ था। गुलाब, गेंदे की लड़ियाँ, वाइट लिली की बुके, जगह जगह पर लाल रंग और गुलाबी रंग के हार्ट शेप वाले गुब्बारे। बेड पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बड़ी शान से बिखरी हुई थी। एक बास्केट में जैस्मिन के फूल भर कर रखे थे। जब उसे उनकी बहनें छोड़ने आई थी तब उसने कहते सुना था कि ये उसके कजन का काम है। कह रहे थे कि भाभी का जो नाम है, आखिर वो फूल भी तो होना चाहिए। उनकी खुशबू उसकी सांसों में घुल रही थी और उनकी महक से एक मीठा मीठा सा एहसास दिल में फिर उभर आया। आसमानी रंग के सादे सूट में
जिसके सिर्फ बॉर्डर पर धागे की कढ़ाई का काम था। वो शिफॉन की चुन्नी गले में डाली इधर उधर ताक रही थी। वहाँ खड़ी सोच रही थी अपने जेवर अभी संभाले या सुबह। वैसे भी सवेरे जल्दी उठकर तैयार होना था। मुँह दिखाई के लिए औरतों का हुजूम इकट्ठा होगा और उसे सिर्फ मूर्ति की तरह सज संवर कर बिठा दिया जाएगा। कोई सुंदरता की तारीफ़ करेगा, कोई कपड़ों की, कोई गहनों की, कोई उससे छेड़खानियाँ करेगा तो कोई उससे रात के बारे में पूछेगा। क्या जवाब देगी वो खुशी और रौनक जो सुबह औरत उसमें देखना चाहेंगी, वो कहाँ से लाएगी? उसने एक नज़ाकत के साथ कुणाल की ओर देखा जो अपना फ़ोन चला रहा था। यहाँ आओ, कुणाल ने कुछ देर उसे देखने के बाद कहा। आसमानी सादे सूट में वो भली सी लग रही थी, बिना मेकअप के। अब उसकी प्राकृतिक सुंदरता निखर कर सामने आई थी। आँखों में मासूमियत, हल्के गुलाबी होंठ, भूरी आँखें जिनका रंग बालों के रंग से मेल खाता था, गोरी त्वचा और उस पर आसमानी सूट कितना खिल रहा था। लंबे बाल खुले थे, अभी ही उन्हें जूड़े से आज़ाद किया था। वो उन्हें पीछे करती उसके पास आकर खड़ी हो गई। बार बार उड़कर आगे आती लटों को कान के पीछे कर रही थी, बड़ी ही अदा से। यहाँ बैठो, उसने अपने पास बैठने का इशारा किया। साइड का ड्रॉर खोला और एक डिब्बी निकाल कर उसके आगे कर दी। तुम्हारी मुँह दिखाई। उसने थोड़ा थरथराते हुए हाथ आगे बढ़ाए। कुणाल का गंभीर लहजा उसे भयभीत कर रहा था। सफ़ेद कुर्ते पजामे में गहरी काली आँखों वाला शख्स चेहरे से ही गंभीर था। आँखों में इतनी संजीदगी कि कोई सीधा उसकी आँखों से ज़्यादातर देख भी ना पाए। वो काली गहरी आँखें समंदर से गहराई आँखों में समाई हुई थी, जिनमें कोई भी उतरना चाहे। इतनी गहरी आँखों में उसकी देख पाने की हिम्मत तक नहीं थी। फिर वो उसके दिल में किस प्रकार उतरती? चेहरे पर दाढ़ी थी और काले घनेरे बाल, बिल्कुल दाढ़ी जैसी। वो एक पैर सीधा किए और एक पैर मोड़ घुटनों पे हाथ रखे बेड के सहारे तकिया लगा कर बैठा था। एक हाथ में अभी मोबाइल थाम उसे देख रहा था। बहुत ही गंभीर शख्सियत का मालिक। अब वो उसका हमसफ़र था। इस इंसान की आंखों में कैसे झांकेगी, उसके मन में कैसे उतरेगी और उसकी ख्वाहिशें जो उसे दिख ही नहीं रही थी, उनको कैसे जानेगी? क्या हुआ, खोल कर नहीं देखोगी? जी मैं देखती हूँ। कब से वो हैं उसे ताड़ रही थी, शायद पढ़ने की कोशिश कर रही थी। नज़रें घुमाकर उसने डिब्बी खोल दी। सुंदर नगीने की अंगूठी चमक रही थी, बहुत ही प्यारी और आकर्षक लग रही थी। 4 चांद लग जाते अगर कुणाल इसे अपने हाथों से उसे पहना देता, होठों पे मुस्कुराहट लाकर उसे देता, ना कि इस तरह गंभीरता के साथ। पसंद आई? बहुत सुंदर है, पहनो, साइड चेक कर लो, छोटी बड़ी हुई तो ठीक करवा दूँगा। उसने उसे अनामिका उंगली में डाल दिया। अब वो और भी खूबसूरत दिख रही थी, पर ये बताने वाला कोई नहीं था आसपास। ठीक है, उसने फ़ोन में देखते हुए ही एक बार नज़रें उठाकर जैस्मीन के हाथों की ओर देखा। जी, पूरी आई है। वो वापस निकालने लगी। इसे पहने रख सकती हो। जी, उसे लगा बाकी सब गहनों की तरह इसे भी उतारने को कहेगा। वो वहाँ से उठी और बेड की दूसरी साइड आकर लेट गई। कुणाल ने फ़ोन साइड टेबल पर रखा और लाइट बंद करके सो गया। अभी कमरे में बस मोमबत्तियों की रोशनी थी और उस मध्यम उजाले में तरह तरह के फूल और उनकी खुशबू सांसों में घुल रही थी। कमरे का दृश्य और भी मनभावन लगने लगा। उसने एक नज़र चारों ओर दौड़ाई कमरे का जायजा लेने के लिए और कुणाल की ओर देखा जो बेड पे सीधा लेटा हुआ था, अपने पैरों पे कंबल डाले बेड पर बिछी पंखुड़ियों की तरह। उसने उसका ख्वाब भी रौन डाला, प्यार का। उसने भी फिर आंखें बंद कर ली जब एक हाथ उसके ऊपर आया। कुछ भ्रांतियों को छोड़कर, मन की कुंठाओं को तोड़कर, अनखुली गांठों को खोलकर अपनी ज़िंदगी में किसी को शामिल करना था जो उससे हो नहीं पा रहा था। इसकी निगाहें अतीत में थी, लेकिन वहाँ बस मन के रास्ते ही पहुँचा जा सकता था और यही चुनौती थी उस नवविवाहित के लिए।
जहाँ एक नए माहौल में ढलने के लिए पहले प्यार और सहयोग की उसे दरकार थी। और यहीं से गुत्थी उलझती गई। कैसे सुलझाएंगे दोनों मिलकर, और क्यों पहेली बना हुआ है एक शख्स जो उसकी ज़िंदगी में सबसे ख़ास है। कहानी कुणाल और जैस्मिन की ज़िंदगी के उतार चढ़ाव पार कहती, कुछ खट्टी कुछ मीठी। सुबह अलार्म बजने से उसकी आँख खुली। रात ही उसे चिता दिया गया था कि सुबह जल्दी उठना है। मुँह दिखाई की रस्म में गाँव में औरतें जल्दी ही आ जाती हैं, इसीलिए सवेरे उठकर नहा धोकर तैयार हो जाए। उसने देखा अलार्म की वजह से वो भी नींद से जाग रहा था। जल्दी से अलार्म बंद किया, लेकिन तब तक कुणाल उठ गया था। सुबह हो गई जी, उसने छोटा सा जवाब दिया और बिस्तर पर बैठ गई। तुम्हें जल्दी नीचे जाना होगा, आज मुँह दिखाई की रस्म है, उसने उनींदी आवाज़ में ही कहा। जी, दादी ने बताया था, मैं बस उठ ही रही थी। सुबह जल्दी उठना उसके लिए सबसे मुश्किल कामों में से एक था, पर अब उसे माँ ने भी अच्छे से समझा कर भेजा था कि ससुराल में जल्दी उठना होगा। गांव के लोग जल्दी उठ जाया करते हैं, वहाँ जाकर शहरी तौर तरीके उन पर थोपने की कोशिश मत करना। जितना जल्दी हो सके उनके जीवन में ढल जाओ, बेहतर होगा। वो नहा कर निकली, फिरोजी रंग का सूट पहने जिस पर सिल्वर कलर की लेस थी और चुन्नी में कुंदन और मुकेश जड़े हुए थे। उसने दुपट्टा बेड पर ही रखा था। पहले उसे तैयार होना है। उसने अपनी मेहंदी वाले हाथ देखे जो भी खाली खाली थे। जल्दी ही चूड़ियाँ पहनने का ख्याल आया, पर कौन सी। वो सोच में पड़ गई। नई बहू को नए घर में दुनिया भर की उलझन होती है, और कन्फ्यूजन तो इतना कि ठीक से ना कुछ पूछ पाती है, और कुछ गलत करने का डर भी मन में बना रहता है। गांव जैसे माहौल में ढलना और जॉइंट फैमिली में उनके रहन सहन का भी अंदाज़ा नहीं होता। वो भी उल्फत में खड़ी थी, उस सजीले सूट में गीले बालों के साथ, जिससे उसकी कमीज़ थोड़ी थोड़ी भीग रही थी। मासूम चेहरा, सफ़ेद रंग, तीखे नैन नक्श, और उस पर पतले गुलाबी होंठ। नाक में वही सूट के रंग का नगीना चमक रहा था। उसने लाइट ऑन की और कुणाल के उसने लाइट ऑन की और कुणाल ने कंबल चेहरे पर डाल लिया। उसे बिल्कुल आदत नहीं थी लाइट में सोने की। दिन में भी सोता तो कमरे में एक बार एकदम अंधेरा करके, उजाले में नींद ही नहीं आती थी। पर अब उसे अपनी कुछ आदतें बदलनी होगी। उसे तो वो क्या ही कर सकता है। जैस्मिन उसके इस तरह करने पर उसे देखती ही रह गई। एक नज़र भी उसने उसकी ओर नहीं डाली, जबकि वो ये फासला भुला चुका था। रात को याद करके छोटी सी मुस्कान होठों पर खिल गई। एकदम सफ़ेद जैस्मिन के फूल से मेल खाता उसका रंग अब थोड़ा थोड़ा लाल हो रहा था। जल्दी ही उसकी मुस्कान सिमट गई, क्योंकि अब वो फिर से लवादा उड़ चुका था। अपने गंभीरतापूर्वक व्यक्तित्व का जल्दी जल्दी गहने पहनने लगी। रात जितने दर्द और दुख से उसने अपने जीवन उतारे थे, अब वैसा दुख और तकलीफ़ नहीं थी। उसने शादी का चूड़ा ही फिर से पहन लिया। सूट की मैचिंग चूड़ियाँ बैग में थी, और वो अलमारी में वो फिर उठ जाएगा। हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रही थी ताकि वो इरिटेट ना हो। पहले उसने ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी अपनी झांझर उठाई, जो मेहंदी लगे पैरों में पहनने के बाद और भी सुंदर लगने लगी थी। बहुत हैवी डिजाइन थी, पर चांदी उसके सूट के लेस से मैच हो रही थी, जो और भी खिल रहा था। हाथों में चूड़ा पहना तो मेहंदी वाले हाथ और भी प्यारे दिखने लगे। कभी पायल की रुनझुन, कभी चूड़ियों की खनखन कुणाल की नींद खराब कर रही थी, पर वो लेटा रहा। सब गहने एक एक कर पहने तो उसे एक अलग ही खुशी महसूस हुई। श्रृंगार की शोभा और बढ़ जाती है जब पति का प्यार हासिल हो। कुछ यादों के जर्रे उसकी आंखों के आगे उभर गए, और वो हल्का सा मुस्कुरा दी। इतनी भी बेरंग नहीं रही उसके नए जीवन की शुरुआत। पर ये इंसान उसे ज़रा समझ नहीं आया। पल में तोला, पल में मासा, क्या था। उसके एक्सप्रेशन ही इतने गहरे थे कि वो समझ नहीं पाती, और समझना दूर उसके चेहरे की ओर देख भी नहीं पाती। शायद ना वो इनकी अटेंशन समझ सकती है, और ना ही एक्सप्रेशन।
अपनी भावनाओं को उसने एक दराज में बंद करके लॉक कर रखा था, जिसकी चाबी जैस्मिन के पास नहीं थी और शायद उसी के पास थी, पर उसे ढूंढने में वक्त लगेगा। तैयार होकर अपनी शॉल उठाई और उसे अपने चारों ओर लपेट लिया। ठंड का मौसम था और सुबह सुबह ठंड और भी बढ़ जाया करती है। फिर घर भी तो ऐसी जगह था जहाँ चारों ओर बस खेत खलिहान थे। खेतों के बीच में उनकी अकेली कोठी ही थी और आसपास दिखने वाली ज़मीन उनकी खुद की, जिस पर वो मालिकाना हक रखते थे। गांव के बड़े जमींदार थे और ये धन दौलत उन्हें विरासत में मिली थी, बाप दादाओं की कमाई, जिसे अब संभालने वाला एक लौता कुणाल था। पुरखों की विरासत भी क्या कुछ नहीं दे जाती। किसी को राजा भोज की ज़िंदगी तो किसी को खाली हाथ। अपने हाथों को शॉल में डालते वो बाहर निकलने वाली थी। धीरे से दरवाज़ा खुला, कहीं आहट से उसकी आंख न खुल जाए, पर हल्की सी खट की आवाज़ से उसने आंख खोल दी। जैस्मिन, उसने पीछे से आवाज़ लगाई। वो अभी नींद में था। उसकी बोली में झलकी आ रही थी। जी। वो पीछे पलटी। फिरोजी रंग का सूट, ऊपर शिफॉन की चुन्नी गले में डाली, ऊपर मैरून कलर का शॉल ओढ़ रखा था। वो बड़ी ही मासूमियत से उसकी ओर देख रही थी, नई नवेली दुल्हन की तरह, जिसकी नज़रें अमूमन झुकी ही रहती हैं। सिर पर चुन्नी ले लेना गांव में यही रिवाज है। आंखों में नींद थी। साफ दिख रहा था कि वो बहुत थका हुआ है। शायद कई दिनों से काम का बोझ बहुत था। जी, मैं ले लूँगी, उसे लगा था वो नीचे जाने तक ले लेगी। अभी उसके बाल गीले थे और वो भीगने पर इकट्ठे हो जाते थे, पर उसने तुरंत उसकी आज्ञा का पालन करते हुए उसके सामने ही पल्ला सिर पर रख लिया और वो जो गर्दन उठाए उसे देख रहा था। अपना सिर वापस सिरहाने पर रख दिया। बहुत डिस्टर्ब हो चुका था, अब आराम से सोना चाहता था और वो नीचे जाने के लिए पलट गई। पूरी छत पर एक ही कमरा था और एक गलियारा। कमरा ही नहीं, पूरा छत ही सजा हुआ था लड़ियों से। रंग बिरंगी लाइट चमक रही थी और फूलों की लड़ियाँ अलग सी जगह जगह बुके रखे हुए थे। छत को निहारती वो सीढ़ियों से नीचे उतर आई, रेलिंग पर हाथ फेरते फेरते, क्योंकि वहाँ भी फूलों की मालाएं लटक रही थी और हर्ट से बैलून दीवार पर चिपकाए हुए थे, जिनका रंग सफ़ेद और नीला था। सीढ़ियों और गलियारे को पूरे नीले रंग की रोशनी से रोशन था। जिसने सजाया है, सजाने वाले ने बहुत मेहनत की है। सच में कुछ तारीफ शब्द उसके जहन में आए। मन चाहा कि एक बार उससे मिलकर उसका शुक्रिया अदा करे, जिसने उसे इतना अलहदा महसूस करवाया। उसके स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पायलों की छनक और चूड़ियों की खनक ली वो सीढ़ियों पर खड़ी किसी अप्सरा की तरह लग रही थी, मानो आसमान से कोई परी उनके घर आंगन में उतर आई हो। दादी ने दूर से ही बलैया ली। इकलौता पोता था उनका। वो चाहती थी उसकी बहू बहुत सुंदर हो। वो खुद ही इतनी काबिल और जिम्मेदार था। 6 फुट का लंबा नौजवान, गौर वर्ण का और हट्टा कट्टा मजबूत कदकाठी का। सुंदरता में जैस्मीन भी कम नहीं थी। हाँ, हाइट कुणाल से बहुत छोटी पड़ जाती थी और पतली भी, पर दिखने में बहुत ही स्वीट और क्यूट थी। चेहरे पे अभी मैच्योरिटी नहीं, बल्कि बच्चों सी मासूमियत झलकती थी। आजा, मेरे पास बैठ। दादी ने उसे अपने पास बुला लिया। किसी की नज़र ना लगी। बहू पहले इसकी जगह नज़र उतार दो। अभी औरतों का आना शुरू हो जाएगा और उनके जाने के बाद भी याद से इसकी नज़र उतार देना। कितनी सुंदर है, कहीं मेरी ही नज़र न लग जाए। दादी ने अपनी बहुओं से मंगाकर पहले उसके हाथ की कलाई में धागा बांध दिया। वो अब उसकी मेहंदी से भरे हाथों पैरों को देख रही थी। निखरता हुआ रंग उस पर सुर्ख मेहंदी खिल रही थी। बहुत गहरा रंग आया है। तुम्हारी सास और पति दोनों ही तुम्हें बहुत प्यार करेंगे और मैं तो कहती हूँ, जिस दिन तुझे देखने गई थी पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। दादी प्यार से उसके चेहरे पे हाथ फिरा रही थी और उससे मीठी मीठी बातें कर रही थी और वो खुशियों में 7वें आसमान पर थी। इतनी अच्छी दादी सास मिलेंगी उसने सोचा भी नहीं था। वो तो डरती थी, ना जाने उनका स्वभाव कैसा होगा। सुन रखा था पहले के ज़माने में
औरतें कड़क और खरे स्वभाव की होती थी। मुंह पर कुछ भी बोल देना उनकी फितरत में था। पर यहाँ तो मीठे और रसीले शब्दों की बौछार हो रही थी और उसके मन को लुभा रही थी। इस प्यार की बारिश में तो वो ज़िंदगी भर भीगने को तैयार है। दादी काफ़ी देर से अपने सामने बिठाए उसे बस निहारी जा रही थी और जैस्मिन को बिल्कुल नई दुल्हन की तरह शर्म आ रही थी। पता नहीं दादी क्या देखना चाहती थी जो उसे इस तरह ताड़ रही थी। उसको असहज होता देख दादी ने पूछा, कुणाल सो रहा है? जी दादी। हाँ, थक भी तो गया है। इतना काम था पिछले कुछ दिनों से, फिर शादी की तैयारियां अलग। अकेला ही तो है, कोई हाथ बटाने वाला नहीं। अब तो फिर भी तुम्हारी बुआ के बेटे आए हुए हैं। कल को वो भी अपने अपने घर चले जाएंगे। फिर तो एकदम अकेला हो जाता है। खेतों का, घर का, फिर जमींदारी का काम बहुत हो जाता है। उस बेचारे को सांस लेने की फुर्सत नहीं। दादी ने अपनी हथेली पर ठुड्डी टिकाए हुए कहा। उनके जाविये में अपनी लाडली पोती की फिक्र साफ दिख रही थी। बेटा, मेरे और जैस्मिन के लिए चाय लाओ। अभी नहा कर आई है। बाल भी गीले हैं, नहीं तो ठंड लग जाएगी इसे। उन्होंने अपनी बेटी को आवाज़ दी। घर की सब औरतें उठ गई थी। कोई नहा रहा था, कोई तैयार हो रहा था, तो कोई घर का काम कर रहा था। घर की बड़ी सब सामान इधर उधर सेट करने में व्यस्त थी। किसी ने पूरा किचन संभाल रखा था। बुआ कटोरियों में चाय लेकर आई। बड़े बड़े प्याले थे। गांव में सब इन्हीं प्यालों में पीते हैं। तुम्हें शायद कप की आदत होगी, मैं मंगवा देती हूँ। नहीं दादी, मैं ठीक हूँ, पी लूँगी। हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी पी, वरना ठंडी हो जाएगी। और आज वैसे भी बहुत सर्दी है, दादी कहते हुए चाय की चुस्कियाँ भरने लगी और वो उस प्याले को अपने दोनों हाथों में थामे घूंट घूंट कर चाय पी रही थी। ये उसके लिए अलग था पर अच्छा लग रहा था। जैस्मिन का सजा संवरा रूप उसके मन को भा रहा था। पोता बहू सबसे बढ़कर लाई है, गांव में ऐसी किसी की ना होगी। मन में ही सोच लिया। बार बार कहकर नज़र नहीं लगाना चाहती थी। देखो कितनी प्यारी लग रही है, एकदम सफ़ेद परी की तरह नहीं, एकदम सफ़ेद गुलाब की तरह नहीं, खिले हुए गुलाब की तरह। लगता है देवर जी ने रात भर ज़्यादा ही प्यार बरसाया है। हाँ, एक ही रात में अपना जादू चला दिया। अरे देखो तो कैसे लाल हो रही है। हे राम, कहाँ देवर जी इतने हट्टे कट्टे और कहाँ ये छोटी सी। जान लेने के लिए काफ़ी है। सोचकर ही दया आ रही है, बेचारी ने कैसे संभाला होगा। वैसे हमारा देवर है बड़ा शरीफ, आज तक किसी लड़की की तरफ आँख उठाकर नहीं देखा। जहाँ घर वालों और दादी ने रजामंदी दे दी वहीं शादी कर ली। उफ तक ना किया। क्यों नहीं करते भला। देखो कितनी सुंदर है, जोड़ी एकदम टक्कर की है, ना कोई कम ना कोई ज़्यादा। हाँ भाई, जोड़ी तो कांटे की फिट की है, ऊपर वाले ने। कभी कुछ उनके कानों में इस तरह की बातें पड़ती हुई इतनी देर हो गई और वो शर्माई सी नजरें झुकाए बैठी थी। कौन कहता है गांव की औरतों में लाज शर्म ज़्यादा होती है। कोई उनके झुंड में बैठ कर तो देखे, बातों से ही मार दे। जैस्मीन का ज़मीन में समाने का मन कर रहा था। वो शर्म से किसी गड्ढे में गिरती जा रही थी और आस पड़ोस की भाभियां ना जाने कब से उसे छेड़ने में ही मशगूल थी। वो कब पीछा छोड़ेंगी उसका, बोलकर कुछ कह भी नहीं सकती थी। सबसे पहले वो गांव की बड़ी औरतों से मिलते मिलते थक गई थी। कोई कपड़े ला रहा था तो कोई हाथ में पैसे थमा रहा था। सब सिर पर हाथ फेर कर जा रही थी और वो बैठे बैठे उनके पांव दबा रही थी। और अब जब वो गई तो भाभियों ने डेरा जमा लिया। मत तंग करो भाई, कितनी देर से उसे छेड़ रही हो, उसने भी तो बहुत सताया होगा। कम से कम तुम तो उसे चैन की सांस लेने दो। चाची जी ने आकर उन्हें टोका, पर बातों ही बातों में वही कह गई जो इतनी देर से सुनती आ रही थी। जैस्मीन ने शर्म के मारे सिर ही झुका लिया। अच्छा जैस्मीन, ये हार पहनो, हमारा ख़ानदानी है, मम्मी ने कहा और उसकी शॉल हटाने लगी। मैं पहन लूँगी माँ। वो स्टोर रूम में थी और सामने रखी आईने में उसे अपना अक्स दिख रहा था। उसकी सास के हाथ में सुंदर सा हार था, रानी हार,
जिसकी बनावट और डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत थी। ये रानी हार उसका होगा सोचकर अच्छा लगा और उसने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया। वो एक बार उसे अपने हाथ में लेकर देखना चाहती थी, इसे छूना चाहती थी। हाँ हाँ, तुम ही पहनो, बस तुम्हारी मदद कर रही थी। उसने ज़रा पीछे होकर सिर से चुन्नी उतारी और ज्वेलरी सेट कर इधर उधर करने लगी ताकि हार के लिए की जगह बना सके। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने अपना पहलू बदला। माँ की तेज नज़रें तब तक उस पर पड़ चुकी थी। क्या बहुत ज़्यादा? वो उसके गले के निशान देखकर बोली, पर आधी बात कहकर ही चुप हो गई। उसने तो सुबह ध्यान रखा था, गहने पहनने से पहले वहाँ फाउंडेशन तक लगाया था। लगता है साफ़ हो गया, पर अब माँ को क्या जवाब दूँ? उसे बहुत अजीब लग रहा था, पर समझ गई थी तो जवाब देना बनता था। उसने यूं ही गर्दन नीचे की, नहीं में सिर हिला दिया। उसके कान तक लाल हो गए थे। माँ उसे उन लम्हों के एहसासों और कुछ कसमकस के साथ छोड़कर बाहर चली गई। एक चैन की सांस ली, खुद को फिर से सही कर स्टोर रूम से बाहर निकली। वो काले कुर्ते पजामे में गले में शॉल डाले नीचे आ रहा था। सीढ़ियों से उतरते हुए पल भर के लिए दोनों की नजरें मिली और जैस्मिन का लाल चेहरा उसे देखकर और लाल पड़ गया। लगता है खेतों की ठंडी इससे बर्दाश्त नहीं। देखो कितनी लाल पड़ गई है, दादी ने कहते हुए उसे पास में बिठाया। कुणाल, यहाँ आओ बेटा, थोड़ी देर एक साथ दोनों मेरे सामने बैठो, जी भर कर देख तो लो मेरे बच्चे कितने सुंदर लगते हैं। दादी की बातों में उनका लाड झलक रहा था। हाँ, यहाँ बैठकर इसके बराबर में सही कपड़े पहनने हैं, इसको नज़र से बचाएंगे। दादी उसके काले पजामे कुर्ते को देख कर बोली और वो अपनी लोई ठीक करता बैठ गया। चाय लेकर आओ भाई, कुणाल के लिए। दादी ने बहू और बेटियों को आवाज़ लगाई। अपने अगल बगल कुणाल और जैस्मिन को बैठा रखा था। बीच में बैठी दोनों को बारी बारी ताक रही थी। जैस्मिन के लिए भी ले आना, देखो ठंड से एकदम लाल पड़ गई है। दादी ने उसके हाथ को पकड़ कर देखा तो बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे। रजाई मंगवा दूँ बेटा? नहीं दादी, मैं ठीक हूँ। ठंड बहुत है, तुम अब तक शहर में ही रही हो, खेतों की ठंड और ठंडी हवा बर्दाश्त नहीं होगी। शॉल को ज़रा ठीक से ओढ़ो और कहो तो आग मंगवा देती हूँ। एक काम करो कुणाल बेटा, हीटर ऑन कर दो इसके लिए। नहीं दादी, मैं वाकई ठीक हूँ, कल ही आई है, आज ही बीमार हो जाओगी। तुम्हें नहीं पता, गाँव का मौसम बहुत सर्द है। नई नवेली दुल्हन हो ना, इसीलिए शर्मा रही हो। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं, बहुत नाजुक हो, दादी ने कहा। दादी बार बार कह रही थी और जैस्मिन मना कर रही थी। क्या करेंगे सब लोग कि वो कितनी कमज़ोर है। अभी थोड़ी देर पहले ही सब उसका कैसे मजाक उड़ा रहे थे और उसकी हालत का लुत्फ़ ले रहे थे। अब वो कोई और मौका नहीं देना चाहती थी। भाभियों को तो हंसने का मौका मिलना चाहिए। वो सिमटी सी दादी के पहलू में बैठी रही। कुणाल ने अपने हाथ से लोई निकाली और दादी को दे दी। ये लो, इससे ठंड रुक जाएगी। हाँ, ये ठीक है। वो जानती थी कि जैस्मिन खुद से नहीं ओढ़ने वाली, इसीलिए खोलकर खुद ही ओढ़ने लगी। जैस्मिन ने भी नखरा ना करते हुए लोई को अपने चारों ओर लपेट लिया। कुणाल के जिस्म की खुशबू उसके सांसों में घुल मिल रही थी। कैसे भूल सकती है इस महक को? रात बड़ी करीबी से महसूस किया था और जैस्मिन उन लम्हों की याद में एक बार फिर से आ गई। खुद ब खुद हया ने उसे घेर लिया और उसकी पलकें पल भर के लिए बंद हो गई। उसके लाल पड़ने की वजह यही सब तो था और फिर से वो उन सब में गिर गई। गुण और अवगुण जैसे समाज में स्थापित प्रतिमानों के अलावा एक बात ये भी होती है कि आदमी हो या औरत, उसके पास एक मन है जो प्रेम करने का इच्छुक है, अपनेपन के एहसास के लिए लालायित है। अगर कोई किसी से निस्वार्थ प्रेम करता है तो वो डिजर्व करता है कि उसे भी वो प्राप्त हो, किंतु व्यापारिक तौर पर ऐसा हो जरूरी नहीं, क्योंकि ये आदर्शात्मक स्थिति है जो कहीं कहीं देखने को मिलती है और अक्सर नहीं मिलती है। सांसारिक वस्तुएं हासिल की जा सकती हैं, लेकिन किसी का प्रेम नहीं। वो सामने वाले के मन की भावनाओं पर है। उनकी कहानी की तार भी कुछ ऐसे ही थे जो कुछ जुड़ गए थे,
कुछ जुड़ने बाकी थे। अगर आप लोग इस कहानी को सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग इस कहानी में इंटरेस्टेड हैं, तभी ये कहानी मैं आगे बढ़ाऊँगी, वरना फिर मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है।